बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, I am your teacher zoologist कारी मोहम्मद इरफान यासीन। Dear students, मैं इससे पहले आपके लिए बोर्ड के वो क्वेश्चंस जो इंतहाई अहम क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से और बीसियों बार आपके पेपर्स में आ चुके हैं, इस चीज़ से आपको बचाने के लिए कि आप लोगों के पास वक्त भी कम है और आप तैयारी भी अच्छी करना चाहते हैं, तो लिहाजा सिर्फ आपको वो मटेरियल दिया जाए जो पेपर के लिहाज से, बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिहाज से अहम है। इसी कोशिश के मलहूज़ ख़ातिर मैंने पहले भी चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज के क्वेश्चंस बनाकर अपलोड किए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी साथ दिए थे। और आज भी इसी सीरीज़ में से अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टैसिस का पार्ट 1 करने जा रहे हैं और ये टिल द फंक्शनिंग ऑफ किडनी तक होगा। मैंने यहाँ टॉपिक भी मेंशन कर दिया है कि आज का ये जो टेस्ट है, ये जो अहम क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं, ये कहाँ तक हैं, फंक्शनिंग ऑफ किडनी तक हैं और टोटल मार्क्स आपके 20 हैं इस टेस्ट के। आइए अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपके होम्योस्टैसिस के चैप्टर में इंग्लिश मीडियम की बुक पेज नंबर 18 है। यहाँ पर दूसरा पैरा जहाँ पर हेडिंग दी हुई है ऑस्मो रेगुलेशन की, मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी ऑस्मो का मतलब याद रख लीजिएगा, आपको टर्म याद रह जाएगी। ऑस्मो मीन्स होता है वाटर एंड साल्ट्स। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर एंड साल्ट्स की रेगुलेशन को हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं और इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार किए जाते हैं। ऑस्मोसिस भी है, इसमें डिफ्यूजन भी है और इसके लिए हम एक टर्म पहले इस्तेमाल कर चुके हैं 9th क्लास में, टॉनिसिटी की। द कंसेप्ट ऑफ टॉनिसिटी भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक और आइसोटॉनिक का, ये बातें आपने ऑस्मो रेगुलेशन में मेंशन कर देनी है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन की। डियर स्टूडेंट्स, थर्मो मीन होता है हीट, रेगुलेशन मीन होता है कंट्रोल, यानी हीट को कंट्रोल करना, बॉडी के अंदर नॉर्मल मिकदार में रखना, इसको हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ये इसी पैरे के नीचे आपको आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा जहां पर लिखा हुआ द मेजरमेंट ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, कंट्रोल में रखना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। और ये क्यों ज़रूरी होता है? आपको मालूम है कि हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर प्रॉपरली काम करते हैं, लिहाजा इसलिए इसको मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर भी हो गया होगा। मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी वजाहत भी कर रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन। ट्रांसपायरेशन की टर्म जब भी आएगी डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि प्लांट की सरफेस से और स्पेशली इसके लीव्स की सरफेस से, पत्तों की सतह से जब पानी एवापोरेट होगा, जब पानी वेपर्स बनेगा और फिर खारिज होगा पौधे से, तो इस कंडीशन को हम हमेशा क्या बोलेंगे? ट्रांसपायरेशन। इसके बाद है गटेशन। अच्छा, ये देख लीजिए, ट्रांसपायरेशन आपके जो याद करने वाला काम है, ट्रांसपायरेशन की जो डेफिनेशन आपने याद करनी है, ये आपको बॉक्स में दी गई है आपकी बुक पर। पेज नंबर 19 है, इंग्लिश मीडियम की बुक है, जहाँ पर रिकॉलिंग की हेडिंग है। ये वाला आपका इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारे इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है गटेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये यहाँ से आपने इसका आंसर लगाना है। एट नाइट वाला जो पैरा है, इसकी चौथी लाइन जहाँ एंड हो रही है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस। कुछ प्लांट्स जैसा कि घास वगैरह
इनके अंदर जब पानी की, बल्कि यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन द सॉइल, अगर ज़मीन के अंदर पानी ज़्यादा है, वाटर एंटर्स द रूट्स एंड इज एक्यूमुलेटेड इन द जाइलम वेसल्स, पानी जो है जड़ों में दाखिल होता है और इकट्ठा हो जाता है जाइलम वेसल्स के अंदर। फिर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसा कि घास वगैरह हैं, इनके हाँ जो है स्पेशल फोर्स होते हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं। इन स्पेशल पोर्स में जो एक्यूमुलेटेड, जो इकट्ठा किया गया जाइलम वेसल्स के अंदर पानी होता है, उसको फोर्स करके बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, और प्रेजेंट एट लीफ टिप्स और एजेस, और ये पानी के ड्रॉप्स हमें जो पत्ते के एज हैं या किनारे हैं वहाँ नज़र आते हैं। तो एंड फॉर्म ड्रॉप्स, और इनके कतरों की सूरत में ये हमें नज़र आते हैं। तो ये अपीयरेंस जो होती है ड्रॉप्स की, वाटर की, टिप्स ऑफ एजेस ऑफ लीव्स, पत्ते के किनारों पर, इसको हम गटेशन बोलते हैं। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी। ये आपका कंसेप्ट था गटेशन का और ट्रांसपायरेशन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 3, गिव द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स। पौधों के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स पैदा किए जाते हैं उनके नाम बताइए, उनकी फहरिस्त क्या है, उनकी लिस्ट क्या है, उनके नाम क्या हैं, आपने इस क्वेश्चन में ये बताने हैं। मैं आपको बुक से बताता हूँ इसका आंसर क्या है। जी डियर स्टूडेंट्स, वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स की जब बात की जाएगी तो प्लांट्स मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट अपने अंदर स्टोर रखते हैं। ये पेज नंबर 19 पर जब जहाँ पर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट की बात की गई है, यहीं पर देख सकते हैं आप कि यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट, इसको डिपॉजिट किया जाता है क्रिस्टल्स की सूरत में पत्तों के अंदर और तने के अंदर। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये क्रिस्टल्स की सूरत में वेस्ट मटेरियल जो है डिपॉजिट किए जाते हैं, और इसकी मिसाल में हमें बताया गया है टोमेटो। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये याद रखिएगा। क्रिस्टल्स की सूरत में मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो कौन से प्लांट के अंदर जो है वो स्टोर किए जाते हैं। ये आपका एक एग्जाम्पल है कि क्रिस्टल्स की सूरत में जो है टोमेटो के अंदर। इसके अलावा अगर अदर वेस्ट की बात की जाए तो ये पेज नंबर 20 पर लिखा हुआ है। ट्रीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो वो अपने जो है लीव्स को शेड करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए, यानी उनकी बॉडी से लीफ फॉल होती है। ये दरख्त जो है लीफ फॉलिंग जब करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को खारिज कर रहे हैं। ये दूसरी बात हो गई, दूसरी एग्जाम्पल। इसके बाद निचले वाला पैरा है अदर वेस्ट मटेरियल्स। अदर वेस्ट मटेरियल जो है रिमूव किए जाते हैं पौधों की तरफ से, वो किस सूरत में होते हैं, वो रीजन्स हैं जो जैसा कि कोनिफेरस प्लांट्स में, कोनिफेरस ट्रीज में ये होते हैं। गम्स जो होती हैं, कीकर जो आपने देखा हो कभी चीड़ की सूरत में आपको लटकती हुई सख्त सी थोड़ी सी नरम नज़र आती है कीकर के तने पर, ये हमारी गम्स होती हैं। इसी तरह से लेटेक्स जो रबड़ प्लांट से खारिज होती है, ये एक्सक्रीटिव मटेरियल है। और म्यूसिलेज जो है ये कार्निवोरस प्लांट्स और लेडी फिंगर, भिंडी वगैरह जो है इस तरह के, और इसके अलावा जो गोश्त खोर प्लांट हैं जो दूसरों मतलब एनिमल्स को शिकार करके अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं, उनके अंदर ये ऐसे वेस्ट मटेरियल पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है अगला। यस डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है सक्कुलेंट ऑर्गन्स के बारे में। सक्कुलेंट ऑर्गन्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता। ये जो आपका पेज नंबर 20 है और ये टॉपिक है ज़ीरोफाइट्स का। ज़ीरो कहते हैं, ज़ीरो मतलब होता है खुश्की और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स
जो खुश्की पर रहते हैं उनके अंदर सक्कुलेंट आर्गन्स होते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि सक्कुलेंट आर्गन्स ऐसे आर्गन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो पानी को स्टोर करते हैं। ये आपकी ज़ीरोफाइट्स के टॉपिक में आपको इसका आंसर मिलेगा और ये आपकी लाइन नंबर बन रही है 7। ये लाइन नंबर 7 में यहां लिखा हुआ है कि सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम्स आर रूट्स। स्टेम्स या रूट्स के अंदर स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है। ये स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स डियर स्टूडेंट्स ये स्टेम और रूट्स दोनों में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, स्टोर लार्ज अमाउंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर। ये पानी की बड़ी मिकदार को स्टोर करते हैं और फिर स्टेम को और रूट को जूसी बनाते हैं, उनको वेट रखते हैं और उनको खुश्क होने से बचाते हैं। इस तरह के जो आर्गन्स हैं हम इनको सक्कुलेंट आर्गन्स बोलते हैं और इनकी मिसाल अगर देखी जाए तो कैक्टाई जो है ये हमारी एग्जाम्पल में शामिल है, जो कि सहरा में पाया जाता है, डेजर्ट्स वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर उसको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, लिहाजा वो अपने स्टेम और रूट्स के पैरेन्काइमा सेल्स में पानी को स्टोर कर लेता है और इनको सक्कुलेंट आर्गन्स बोलते हैं। इनका काम भी आपको समझ आ गया कि ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर और फिर प्लांट के स्टेम और रूट्स को वेट और जूसी रखते हैं। ये इसका फंक्शन है। पहले सक्कुलेंट आर्गन्स के बारे में बता दिया हमने, स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स हैं और क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं और इसके अलावा प्लांट को वेट और जूसी रखते हैं ड्राई कंडीशंस के अंदर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिव मेन ऑर्गन्स फॉर होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस के लिए जो अहम आर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको मुख्तसर तौर पर बयान करें। पेज नंबर 21 है इंग्लिश मीडियम की बुक का। यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ हेडिंग है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो इसकी हेडिंग बन रही है कि इंसानों के अंदर होम्योस्टेसिस। इसमें डॉट डॉट लगाकर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस। अब आपको समझ आ गई, पहला जो आर्गन हुआ वो कौन हुआ, लंग। इसके बाद बात की जाए तो दूसरा हमारे पास स्किन है। स्किन कहते हैं हम जिल्द को, परफॉर्म्स द रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव्स द एक्सेस वाटर एंड साल्ट्स, क्योंकि इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर, लिहाजा ये भी जो है वो होम्योस्टेसिस के मेंटेन रखने में अपना किरदार अदा करती है। तीसरा जो हुआ हमारे पास किडनी। किडनी जो है फिल्टर्स एक्सेस वाटर, साल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड एट्सेट्रा। ये साल्ट्स को, यूरिया को, यूरिक एसिड वगैरह को ये फिल्टर करता है। किडनी गुर्दे जो हैं हमारे, फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म्स द यूरिन, ये खून से ये सारी चीज़ों को फिल्टर करता है और यूरिन बनाता है। इस तरह से ये हमारे इंसानों के अंदर जो अहम आर्गन हुए जो होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व हैं डियर स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से हो गए, लंग्स, स्किन और तीसरे नंबर पर हमारे पास किडनी हो गए। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के जो अहम कंपोनेंट्स हैं, जो हिस्से हैं, उनके नाम लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है
लेकिन आपके पेपर में जब पूछा जा सकता है तो आपको ये आना चाहिए। इंतहाई अहम और इजी क्वेश्चन है। पेज नंबर 22 पर आ जाएंगे आप। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम, जहां लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। इट इज फॉर्म, ये बना हुआ होता है। ये आपके यूरिनरी सिस्टम वाला जो टॉपिक है उसमें से ये इसकी पहली लाइन से शुरू हो रहा है। इसका आंसर इंसानों का यूरिनरी सिस्टम। तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ, ये बना हुआ होता है किससे? पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर होता है किडनीज का, और अ पेयर ऑफ यूरिटर्स होता है। और गुर्दे से जुड़ी हुई जो नालियां होती हैं, दो गुर्दे हैं तो जाहिर बात है यूरिटर्स भी दो होंगी, एक पेयर होगा यूरिटर्स का। इसके बाद हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होता है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के। उम्मीद करता हूँ आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। व्हाट इज हाइलस? हाइलस क्या है? गिव देयर लोकेशन, और इनकी लोकेशन बताएं, इनकी मौजूदगी बताएं। हाँ जी, पेज नंबर 23 पर जो कनकेव साइड ऑफ किडनी होती है वो फेस करती है वर्टिब्रल कॉलम को। द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम। देयर इज अ डिप्रेशन, वहाँ एक गड्ढा सा होता है जो गहरा सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड हाइलस। ये तो हो गया हाइलस के बारे में कि हाइलस होता क्या है। फिर इसकी लोकेशन भी साथ लिखी हुई है, नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। किडनी के कनकेव एरिया के करीब होता है ये वो एरिया है। आगे भी लिखना है आपने इसका आंसर। दिस इज द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरिटर लीव्स द किडनी, जहां से यूरिटर्स जो हैं वो किडनी को छोड़ते हैं। यहां तक आपका आंसर है, बल्कि इसमें आगे बात लिखी हुई है कि अदर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जैसा कि ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो भी इस हिस्से से छोड़ती हैं यूरिटर्स से। एरिया वो है किडनी का जहां से यूरिटर छोड़ती हैं और ब्लड वेसल्स इस एरिया से छोड़कर आगे जाती हैं। तो इस हिस्से को हम हाइलस बोलते हैं और इसका फंक्शन क्या हुआ कि ये करीब होता है किडनी के कनकेव एरिया के। ये आपको समझ आ गया होगा हाइलस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आज के हमारे इस टेस्ट का, हमारे इन क्वेश्चंस में इनका लास्ट जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस में, डिफरेंशिएट बिटवीन द रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला, याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी रीनल की टर्म आएगी तो इसका मतलब गुर्दे के बारे में कोई ना कोई बात हो रही है। तो कॉर्टेक्स का मतलब आउटर होता है और मेड्यूला मतलब इनर होता है कि इनसाइड होता है। अब आपको याद रहेगा ये इसी जहां पर हमने हाइलस की बात की इसी से निचला पैरा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है किडनी का, उसके दो रीजन्स होते हैं। अगर हम इसको तूली तराशा जिसको बोलते हैं काट कर देखें तो रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी, ये आउटर होता है और इसका कलर कैसा होता है? एंड इट इज डार्क रेड इन कलर, ये डार्क रेड होता है कलर में। यहां तक ये आपका एक क्वेश्चन हुआ कि रीनल कॉर्टेक्स क्या है। रीनल मेड्यूला इनर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इज पेल रेड इन कलर। ऊपर वाला जो बाहर वाला था वो डार्क रेड है और ये पेल रेड है, ये याद रखिएगा इन कलर। डियर स्टूडेंट्स, रीनल मेड्यूला के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो रीनल पिरामिड्स होते हैं, इसके अलावा रीनल पेल्वस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ये भी शामिल कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा क्वेश्चन आपका, वरना यहाँ तक काफ़ी है जहाँ तक मैंने आपको बताया। रीनल की टर्म जब भी आएगी याद रखना है आपने, इसका मतलब
किडनी के बारे में कोई ना कोई बात हो रही है। हाँ जी, ये आपके आज के शॉर्ट क्वेश्चन से। अब आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आज के इस सेशन में हमारा एक है जो हमने शामिल किया इस पोर्शन में। सबसे अहम जो बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है वो है राइट नोट ऑन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। राइट अ नोट ऑन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शनल यूनिट पर नोट लिखें। और आपको मालूम है किडनी का फंक्शनल यूनिट डियर स्टूडेंट्स नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन पर नोट लिखेंगे आप। और इसका आंसर कहाँ से शुरू होगा, ये जहाँ पर डायग्राम बनी हुई है किडनी की, इससे नीचे है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज इज कॉल्ड नेफ्रॉन। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा और ये एंड तक जो है आपने इसको करना है। और ये एंड तक कहाँ तक बनता है, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इन रीनल पेल्विस तक, यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 4 नंबरों का है और ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो है वो टोटल 16 नंबरों के हैं। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी आज के क्वेश्चंस की। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने अगले लेक्चर में जो है आपको इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो डिस्कस करके समझाएंगे और आपके तमाम क्वेश्चंस जो बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी और आज का ये जो सेशन है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको इससे फ़ायदा पहुँच रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स आप रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है नए लेक्चर्स के मिल सकें। ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।